हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं 1971 की वॉर के ऊपर। और बेसिकली ये वीडियो हमने आरजू काज़मी की वीडियो पर हमने देखा था पार्ट 1, और अब पार्ट 2 देखते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था कि इस पर पार्ट 2 होना चाहिए, और देखते हैं कि पार्ट 2 में ये क्या कहते हैं। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बात होती है जनरल न्याजी की कि जी हथियार डाले, वो जी कहाँ तक इस बात को किस तरह देखते हैं? देखिए, वो एक है कि जी इन्होंने हथियार जंग लड़ के डाल दिए। अगर वो रेजिस्ट करते शायद एक हफ्ता और जंग चलती रहती, लेकिन उसमें शायद कत्लेआम बहुत ज्यादा होता। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब ये हुआ है तो उन्होंने 3 दिन के लिए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी से जो उनके है ना वेपन्स जो हैं उनके पास रहने दिए हैं। कारतूस शायद ले लिए होंगे या कुछ रहने दिए होंगे, क्योंकि वहां पे डर था कि बंगाली मुक्ति बहिनी आके पाकिस्तानी आर्मी को लिंच ना करने शुरू कर दे, जितना उन्होंने वहां पे मिलिट्री एक्शन किया था। तो 3 दिन के लिए शायद जल्दी सरेंडर करने में ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम तुम्हें बंगालियों के सामने बेबस नहीं कर देंगे। ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर जनरल न्याजी ना करते तो क्या जंग हम रेजिस्ट कर सकते थे? नो। 10 दिन और जंग चलती, डिफीट तो 100% श्योर थी। उसकी वजह है कि जब ईस्ट पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाईज नहीं जा सकती, सोल्जर्स नहीं जा सकते, तो आप कैसे जंग लड़ेंगे? जो आपके वहां पे महदूद फौज है और महदूद उनकी वो क्या कहते हैं आर्मामेंट्स हैं, तो हाउ कैन यू फाइट अ फुल फ्लेज्ड इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्शन? तो वो जनरल न्याजी की बुजदिली लोग कहते हैं, बुजदिली तो है, मगर ये भी है कि मेरे ख्याल से ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि वी विल नॉट लेट यू बी कैप्चर्ड बाय द मुक्ति बाहिनी एंड आप लोगों पे जो वो अगर चाहें कत्लेआम आपका करना तो हम नहीं करने देंगे। और वो नहीं हुआ। 3 दिन के बाद इतनी फिर इंडियन आर्मी आ गई कि उन्होंने फिर मुमकिन नहीं होने दिया कि पाकिस्तानी जो 94,000 POWs थे, जिसमें महल 30,000 से ज्यादा हमारी आर्मी थी, कि उनके ऊपर हमले हो सके। तो वो एक, मैं समझता हूँ, वैसे तो बुजदिली है देखने में, और वो दिल बड़ा टूटा लोगों का। मुझे वो दिन याद है जब मैंने वो देखा, तो हाउ वी वर ब्रोकन एज अ पीपल। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यू हैव इनवाइटेड मी टू गिव एन एनालिसिस, और मेरा काम है जो ऑब्वियस बातें होती हैं उनसे जरा हट के एक एक्सप्लेनेशन देना। तो मेरे ख्याल से जो एकदम सरेंडर हुआ उसमें यह भी हुआ कि उन्होंने पाकिस्तानियों पे अटैक फिर इंडियन आर्मी ने नहीं होने दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे जरूर है कि जब भी मैंने सुना है, जहाँ तक सही है या गलत, कि जितनी भी इंडिया के साथ हमारी वॉर्स हुई हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 की हो, या कारगिल हो, कुछ भी हो, कहते शुरुआत पाकिस्तान ने की हमेशा। अटैक पहले पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान एक भारत के मुकाबले में एक छोटी और कमजोर मुल्क के तौर पे हम इसको देखते हैं, और फिर ये हर दफा जाके और हारे भी, मतलब कोई जंग जीती भी नहीं है। ये हमारे जो कई एक दो फौजी भी आए शो में, वो भी नहीं बता सके कि कौन सी जंग हमने जीती। वो यही कहते हैं कि बस ये हम लड़े। तो लड़ते ही क्यों थे? क्यों इस बात को या किसी भी चीज को ये लोग पहले ही टेबल टॉक तक नहीं ले जाते थे कि बैठ के बात की जाए, जब इन्हें अच्छे से पता है कि वहां जाएंगे और फिर वो हमसे कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा मजबूत, और हर तरह से उनके पास, चाहे वो आप हथियार कह लें या कुछ भी कह लें, सब कुछ है। तो हम उनसे जाके पंगे लेते ही क्यों अपने बड़े से? जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो मैं अपनी अपनी साइज की गाड़ी जो होती है उनसे तो मैं पंगे ले लेती हूँ ओवरटेक करने में। बस और ट्रक से नहीं करती, तो कहती हूँ जाओ भाई, पहले निकल जाओ। आरजू जी बात सुने,
एक दिन आप सेशन रखें मेरी पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब पे, आप उसे पढ़ लें और उस पर सिस्टमेटिक डिस्कशन हो, क्योंकि ये सारी बातों का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है। और बिल्कुल उसमें बिल्कुल उसमें मैंने इंटरव्यू देखे पाकिस्तान के 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया, 4 आईएसआई के हेड से किया, कई लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स एंड कर्नल्स एंड मेजर्स का किया। ये सारे अफसर के इंटरव्यू हैं और हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वो दिया है। सो आई नेवर मिन्स द पॉइंट, यानी मैं ये नहीं करता कि अपनी पसंद का पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, लेट ऑल व्यूज बी एक्सप्रेस्ड। तो उसमें कई किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सारी जंगें हमने शुरू की हैं। कश्मीर में भी हमने अपने जो जब ट्राइबल भेजे हैं तो उसके बाद ही महाराजा ने डिसाइड किया। इंडिया का प्रेशर तो था कि यू जॉइन अस, जैसे हमारा प्रेशर था, बट ही वांटेड टू कीप कश्मीर यूनाइटेड अंडर हिज रूलरशिप, ठीक है ना। बट बाय सेंडिंग इन द ट्राइबल्स, और वो जब इस तरह शुरू हो गई तो इंडिया ने फिर कहा कि अगर मदद लेनी है तो एक्सीड 165 वॉर भी हमने जो प्लान की वो तो एक स्कैंडल बनता जा रहा है। इन्होंने जो लोग भेजे कश्मीर के अंदर, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि इंडियन कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो वहाँ के कश्मीरियों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ आके बात एक अजीब जुबान में करते हैं, क्योंकि कश्मीरी तो पंजाबी नहीं ना बोलते, और ये सब पंजाबी स्पीकिंग थे। और इन्होंने मन और शेरों की बात की, वहां पे किलोग्राम्स और वो आ चुके हुए थे, मैट्रिक सिस्टम आ चुका हुआ था। तो वो जो बेचारे कश्मीरी होंगे वो ही घबरा गए कि हु आर दिस पीपल। तो ये इस तरह पकड़े गए सारे। ये दूसरी बात है कि 1 to 1 जब जंग हुई है लाहौर फ्रंट पे या सियालकोट पे, तो देन आवर मैन फॉट लाइक टाइगर्स। इंडिविजुअल ब्रेवरी की मैं बात नहीं कर रहा, जब हुक्म मिला कि अब जाके जंग करनी है तो इन्होंने की है। जाहिर है इंडिया की तरफ से भी वैसी ट्रेन फौज है, वहां से भी उन्होंने पूरी अपनी पेट्रियटिज्म कह लें या नेशनलिज्म जो भी है, जो ट्रेनिंग होती है उधर से भी वो लड़े हैं। तो कन्वेंशनल वॉर में हमारा कोई चांस नहीं कभी जंग जीतने का। और न्यूक्लियर वॉर अगर हुई खुदा ना खास्ता तो दोनों की तरफ तबाही है। पाकिस्तान फिर भी नहीं जीत सकता और ना इंडिया वो जंग जीत सकता है। तो अब जंग मुमकिन भी नहीं है इन रैशनल टर्म्स, अकल की बुनियादों पे, पागलपन की बुनियाद पे, जुनून की बुनियाद पे तो कुछ भी हो सकता है। सब जंगें हमने शुरू की, सब जंगें। ईस्ट पाकिस्तान वाली जंग में आप कह सकते हैं कि यहां से बुख्ती बहीनी गए तो इंडिया ने उन्हें ट्रेन किया। तो अब कौन किसने पहले जंग शुरू की इस पे बहस हो सकती है, लेकिन जो कन्वेंशनल जंग हुई ना, जब ओपन जंग हुई है, तो वो तो जब हमने वेस्ट पाकिस्तान का फ्रंट खोला है और इंडिया ने फिर उसका जवाब दिया है। तो वही तो आप बता रही हैं, 13 दिन की जंग हुई थी या क्या, जी और वो जी ऐसे ही कुछ सुना। सीज फायर हो गया। तो उसके अंदर हमेशा एक झगड़ा रहेगा, हु स्टार्टेड द 1971 वॉर एंड व्हाट हैपेंड। लेकिन बाकी सब जंगें हमारा इनिशिएटिव है। ये क्यों है, उसमें जब मैं अपनी ये गैरिजन स्टेट वाली किताब लिख रहा था तो आई टॉक टू सम सो कॉल्ड नहीं कहना चाहिए, लेट्स से अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो मिलिट्री स्टडी करते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे, उसमें क्रिस्टीन फेयर है और 2-3 और बड़े नाम है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो सोल्जर या अफसर थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हर हिंदू के हर मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं पे हावी है। तो इनको ये खुशफहमी थी कि जो जंगे हम पहले जीतते रहे हैं अब भी हम वैसे जंगे जीतेंगे। हालांकि जंग की तर्ज, उसकी प्लानिंग, उसकी ट्रेनिंग वो अंग्रेजों के आने के बाद बिल्कुल और किस्म की हो गई थी। जो फौज पाकिस्तान की है वही इंडिया की है, जो ट्रेनिंग इनकी है वही उनकी है, तकरीबन सारे वही यूनिट दोनों तरफ हैं। और दोनों जो हैं जब लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से अपनी हिम्मत से ही लड़ते हैं। हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ हमारे लोग भी दे फॉट लाइक टाइगर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट सो व्हाट, टाइगर्स ऑल्सो हैव टू लूज आउट टू वन अनदर। तो जो ज्यादा मजबूत है वो हावी हो जाएंगे।
कोई भगोड़े नहीं इंडियन थे, नेवर। और हमारे लोग भी नहीं सर भागे। भगोड़े तो हम निकले ना, अनफॉर्चुनेटली यही बात हम इंडियन टीवी पे भी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि जी इस तरह से हुआ। तो अब बहुत दफा हम क्योंकि गए ही एज अ पाकिस्तानी पैनलिस्ट होते हैं, जिसमें हमारे बहुत से इंडियन दोस्त जो नाराज भी हो जाते हैं कि तुम वहां पे कुछ और बोलती हो, अपने चैनल पे कुछ और बोलती हो। तो मैंने कहा क्या करूं, मैं वहां डिफेंड करने गई होती हूँ, चाहे वो उनकी गलत बात भी हो, मुझे डिफेंड करना होता है। अपने चैनल पे मैं अपनी मर्जी से जो सच है वो बात कर रही होती हूँ। लेकिन सर बात वही है ना कि हम मानते नहीं। और दूसरा, हमारे अभी तक अगर आप आज भी उठा के देख लें हमारे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट, तो हमें एक हिंदू फोबिया हुआ है। हम हर चीज में मजहब को घसीट के ले आते हैं। अब देखें, मुझसे ना आप बुलवाएं, क्योंकि मुझे फिर भी आई हैव टू बी केयरफुल। वजह यह है कि आपके पास है जो आज़ादी है, मेरे पास एक एज एन एकेडमिक चंद मजबूरी हैं कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हो जाए और वापस आदमी ले ना सके। तो जहां तक आप एविडेंस की बात कर रही हैं, फैक्ट्स की बात कर रही हैं, आई टोटली एग्री विथ यू। हमारा साइकोलॉजिकल ये क्या प्रॉब्लम है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा ये एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये पुरानी जंगों की बुनियाद पे है, जो एक ज़माने में हुई, और जो मुसलमान आए उन्होंने जीत ली यहाँ के फौजों के खिलाफ एक ज़माने में। बट आई थिंक दैट कैनॉट बी रिपीटेड। दैट्स व्हाट वी आर, यू एंड आई आर सेइंग। तर्जे तर्जे जंग बदल गया है ना। उन्होंने अपनी जंग, अपनी फौज के अंदर हर किस्म के लोगों को रख लिया है। तो जो पुरानी कास्ट सिस्टम की जंग थी वो खत्म हो, उनकी फौज की जो शेप थी वो बदल गई है। वो एक हमारी तरह ही नेशनल फौज है, हर किस्म के तबके से जो क्वालिफाइड लोग हैं, फिजिकली फिट हैं, वो आ जाते हैं। तो अब तो नेशनल रूट्स उनकी फौज के भी हैं, हमारी फौज के भी हैं। बल्कि हमारी फौज तो अभी भी लिमिटेड है चंद इलाकों में, उनकी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है। ठीक है, वहां पे भी पंजाब की ओवर रिप्रेजेंटेशन है, मैं रोज सुनता हूं। तो जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे वो तो यही है जो यहाँ के पुराने लड़ने वाले हैं। बिल्कुल बल्कि ठीक। कहा जा रहा है कि ये जो मोदी ने जो झगड़ा सिख फार्मर्स के साथ डाल ली है, ये उनको डिमोरलाइज करेगी उनकी फौज को, जिसमें सिख बहुत ज्यादा है। तो मोदी बेटर बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि जंगों के अंदर उधर से भी सिख ही लड़े हैं, नहीं हिंदू भी लड़े हैं यार। मैं वैसे ही आई डोंट वांट टू गो इनटू स्लोगन्स। उनकी फौज भी लड़ी है और दिलेरी से लड़ी है, हमारी फौज भी लड़ी है, दिल्ली से लड़ी है। फर्क एक और बता दूं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम द टॉप, जिना से लेके एंड तक, किसी तक आ जाए, दे आर ग्रेट टेक्टिकल थिंकर्स, बट दे आर नॉट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। उनके पॉलिटिशियंस भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, उनकी आर्मी भी प्लानिंग है। मसलन मैंने अपनी किताब में बताया है कि कश्मीर में जब ये जंग हुई तो उसके बाद 1949 में उनका एक पूरा प्लान था कि इन द नेक्स्ट वॉर विद पाकिस्तान, इफ दे अटैक अस इन कश्मीर, वील क्रॉस द बॉर्डर एट लाहौर एंड अदर प्लेसेस, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो उनकी तैयारी तो अगली जंग के लिए पहले दिन से थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ख़ास तौर पे लॉ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान को भी कहते रहे और बाकी जनरल्स को भी कहते रहे कि ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ, और इंडिया कभी क्रॉस नहीं करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर को, क्योंकि 47-48 की जंग महदूद थी टू द टेरिटरीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कितनी एक मैं समझता हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, क्योंकि इफ यू अटैक मी इन माय स्टमक, आई विल गो आफ्टर योर नेक यार। मैं अपने आप को तो ऐसे ही बचाऊंगा ना। तो व्हाई वुड दे नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इफ यू गो इनटू कश्मीर अगेन? एक दफा तो हो गया था, व्हाई वुड दे लेट इट बी रिपीटेड? तो हमारी एरोगेंस ही नहीं है, हमारी लैक ऑफ थिंकिंग है। देखना कारगिल पे अगर आप आए, वहां पे भी आप देखें, टैक्टिकली तो हमने इंडिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, लेकिन उसके पीछे डिप्लोमेटिक थिंकिंग कोई नहीं थी, उसके पीछे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई नहीं थी। अगर आप उस पे चाहें तो बात हो सकती है। तो आई पर्सनली थिंक देयर इज अ बिग 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 प्रॉब्लम इन द वे वी थिंक।
We are tactical thinkers, but we are lousy strategic thinkers and operators. और यहाँ पे बिल्कुल ठीक। एडवांटेज ही जी। एडवांटेज है हम पे हर तरीके से। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, एंड आई होप कि अगर आपके पास टाइम हुआ हम नेक्स्ट वीक हम कारगिल को कवर करेंगे और इस तरह से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने खुद ही अपने गले में मुसीबत डाली और हमें पता नहीं क्या बैठे बिठाया हो जाता है, तो उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज हमें ज्वाइन बहुत किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो गाइज, ये वीडियो थी 1971 की, जो कि इंडिया, बांग्लादेश और भारत की एक, पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रही है। और 1971 के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियन दे रहे होते हैं। हमने डिफरेंट वीडियोस देखी हैं, हर किसी का अपना ही एक ओपिनियन था, लेकिन एट लास्ट वीडियो में यही कंफर्मेशन होती है कि जब भी वॉर ये शुरू होती है तो पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू हुई है, लेकिन एंड दूसरी का ऑपोजिट कंट्री ने ही दिया है, भारत ने ही दिया है। और शुरू करने के बाद बेसिकली इंसान जब आपकी स्टमक पर कोई हमला करता है, आपको कोई हिट करता है, तो आप ज़ाहिर सी बात अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप उनके हलक पे, उसके गले पे ही अटैक करोगे, क्योंकि आपको अपने आप को सेव करना है। सो ये रियलिटी है। लेकिन सारी बात सिर्फ इतनी ही है कि 1971 में जो हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। 1971 में जितने लोग भी, स्पेशली जो बंगालीज थे, उनके साथ जो सिनेरियो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उनकी फीमेल्स के साथ जो हुआ वो बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाला है। जो न्यू जनरेशन, उनको जब पता चलता है या पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अफसोस भी होगा और दुख भी होगा और तकलीफ़ भी होगी दिल से। लेकिन शर्मिंदगी की बात है ये बहुत बड़ी, कि ऐसा भी कोई कर सकता है, और जो कि हुआ है ऐसा रियलिटी में। और बात सिर्फ इतनी है कि भारत ने अपनी तरफ से ये वॉर बहुत ही अच्छे से जीती है, बहुत ही जो कहते हैं ना, समझदारी से अगर उन्होंने खेला है ये वॉर को, खेला कह रही हूँ, जीता है। और जिस तरह से इन्होंने, मैंने खान सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें भी वो बता रहे थे कि इन्होंने ऊपर से पुतले फेंके थे, जो कि पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा था कि शायद ये ऊपर से उनकी फ़ौज आ गई है, तो वो लोग टेंशन में आ गए थे, डर गए थे, तो उन्होंने अपना जो है उनको कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आया, तो इसलिए उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सो सरेंडर तो कर दिया, लेकिन ये है कि इतने सारे लोगों ने अपने आप को जो है वो सरेंडर किया था, मतलब कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्स लाख के करीब जो हैं वो इनकी आर्मी थी, जिन्होंने, पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था भारत के आगे। जब 93,000 जो सोल्जर्स थे, पाकिस्तानी आर्मीज थी, उन्होंने अपने आप को सरेंडर करवा दिया था। और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है यार, एक इन्होंने स्टार्ट किया, ऊपर से इन्होंने ही 93, मतलब इतनी सारी क्वांटिटी थी लोगों की और इतनी सारी आर्मी थी जिन्होंने अपने आप को सरेंडर करवा दिया। और उसके बाद खैर वो तो छूट गए थे कि नहीं छूटे थे, लेकिन फिर उसके बाद जो उसमें जितनी फीमेल्स का अनफॉर्चुनेटली जो फीमेल्स हैं उनका रेप हुआ, तो वो ऑलमोस्ट 20 लाख औरतें थी जिनका रेप हुआ था, और 3 मिलियन जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी, उनको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी काली स्याही है जो कि काफ़ी लोगों को पता भी है और काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं भी है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में अब हर कोई बात करता भी नहीं है और काफ़ी लोग बात करना पसंद नहीं करते, काफ़ी लोग रियलिटी को नहीं जानते, काफ़ी लोग जानना नहीं चाहते। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कोई कर सकता है जो कि ऑलरेडी हुआ है। और
इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री में हो चुकी हैं ऑलरेडी। सो बांग्लादेश बेसिकली बहुत ही लकी है इस केस में कि बांग्लादेश को जो है वो इतना अच्छे से सपोर्ट किया गया है भारत की तरफ से, और भारत ने इनको सेव किया है, भारत ने इनको एक आज़ाद कंट्री दी है। और वही कंट्री अगर भारत चाहता तो अपनी मुल्क में इसको मर्ज कर लेता, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेश जो है वो आज के दौर में भी एक भारत पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है, एक ऐसी आज़ाद कंट्री बन चुकी है और इतनी अच्छी कंट्री बन चुकी है, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि वो लोग आगे से आगे निकलते जा रहे हैं। जबकि हम लोगों को देखें, हम लोग क्यों पीछे रह गए? हम अपने ईगो की वजह से पीछे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं। सो खैर हमारी ही अपनी काफ़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो एटमी जो कहते हैं कि हम पावर है हमारे पास, भारत के पास भी है, तो इस तरह का कुछ भी अगर दिमाग से काम लेंगे तो सही होगा। और अगर ये ऐसे ही जज्बात में आके कोई भी फैसला लेते हैं तो दोनों तरफ से ही नुकसान होगा और कुछ नहीं बचेगा। ये बात तो रियलिटी है ही। लेकिन जीतना तो जाहिर सी बात है, आपको आइडिया हो ही गया है कि आने वाले वक्त में और जो गुजर चुका है वक्त उसमें हिस्ट्री में सब कुछ पता चल चुका है कि कौन कितना स्ट्रांग है। लेकिन आने वाले वक्त में इतना तो पता है कि कौन स्ट्रांग है, लेकिन बचेगा कुछ भी नहीं, नुकसान बहुत होगा। तो इसलिए इस तरह का कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बिगाड़ने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। ये बात रियलिटी है। सो खैर जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ 1971 में, और उसके लिए सीरियसली मैं तो इस चीज़ को सोच के ही मुझे इतना अजीब लगता है कि यार कैसे वो लोग उन्होंने वक्त गुजारा होगा, लोगों को किस तरह से उन्होंने बॉडीज़ उठाई होंगी, सीरियसली कैसे ये सब मैनेज किया होगा, उस वक्त क्या नज़ारे होंगे। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, समझ से बाहर है कि ये क्या कहानी हुई है। लेकिन ये है कि जो भी हुआ है ना बहुत ही गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था ऐसे उन भाइयों के साथ, उन बहनों के साथ, वो जो बांग्लादेश से रिलेटेड है उन लोगों को, उनके साथ ऐसा हुआ। फिर भारत की आर्मी के साथ हुआ, फिर पाकिस्तान की आर्मी भी काफ़ी गई है, लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की, अपनी तरफ से लड़े हैं। लेकिन एक बात है, गलत जो किया वो तो गलत ही है, उसको हम किस चीज़ तरह से अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो बांग्लादेशी औरतों के साथ हुआ, उनकी नस्लें चेंज करने के लिए, उनकी हर चीज़ चेंज करने के लिए, सो मतलब सोच से भी बाहर है। खैर अब तो 1971 तो मेरे दिमाग में एक ऐसी हिस्ट्री बन चुकी है जिसको मैं अब चेंज करना चाहूँ तो वो भी नहीं हो सकती चेंज, और मेरे जहन में ये एक जगह बना के बैठ गई है। और मैं काफ़ी जगहों पर ये सोच रही होती हूँ, अक्सर मेरे जहन में भी आ रहा होता है कि लोग किस तरह से इस चीज़ को फील करते होंगे। और काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि साइमा ये तो एक्टिंग कर रही होती है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, और ये बस फेस ऐसी बना रही होती है। यार हम उसको फील कर भी नहीं सकते, ठीक है? अगर हम उनके पेन को फील करें ना एक्टिंग करके भी, हम फील नहीं कर सकते उन्होंने जो वक्त गुजारा है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, क्योंकि फील उस हद तक फील करना ना, मैं बोलती हूँ कि बस जिस पे गुजरती है वो वही फील कर सकता है। सो मैं तो बस उनके लिए दुआ करती हूँ, और बस मैं ये कहूँगी कि उनके आने जिनके साथ हो चुका, जो जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत हो, और जो अभी भी हैं ज़िंदा उन लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने से बचाए, हम उनको मरहम जितना लगा सकते हैं उनको लगाएं। सो लास्ट में मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत ही अफसोस है, और मैं इस चीज़ पे मैं अपनी तरफ से अपोलोजाइज़ कर सकती हूँ कि हम लोगों की तरफ से अगर हमारी कंट्री के थ्रू जो भी हुआ सो उसके लिए माजरत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।